हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके जीके, जीएस, साइंस और हिस्ट्री के प्रश्न लिए गए हैं। दोस्तों, हाल में आपका एग्जाम आर्मी अग्निवीर का चल रहा है, जिसमें जो है कई बच्चे एग्जाम दे हैं और सभी बच्चे देखा जा रहा है कि परेशान बहुत ज़्यादा हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में बहुत डीपली पूछा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। बस आपको सही सिलेबस नहीं पढ़ाया गया है या फिर आप सही सिलेबस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो आइए उसी को देखते हुए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, जिस सीरीज के अंतर्गत हमने कल एक वीडियो डाल दी थी, जिसमें लगभग 105 प्लस प्रश्नों को हमने कवर किया था। और आज उसी सीरीज की दूसरी वीडियो है, जिसमें हम लोग 125 प्लस प्रश्नों को कवर करेंगे। और आप भरोसा रखिए कि जब आप इस वीडियो को देख कर जाएंगे, जब आप एग्जाम में बैठेंगे, तो वहाँ पर यहीं से पढ़े हुए सभी प्रश्न आपको मिलेंगे। जो आप यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, इसी से रिलेटेड या फिर यही सेम टू सेम प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आइए एक एक प्रश्नों को हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो हैं आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल बनाए गए हैं या फिर स्पेशल आर्मी अग्निवीर के लिए ही लिए गए हैं। तो आइए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखिए, कल तक हमने 105 प्रश्नों को देखा था, हम 105 प्रश्नों से ही शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन सन 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1951 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का आदेश देता है। यानी भारत का ऐसा कौन सा जो है अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का आदेश देता है। तो अनुच्छेद 123 है। देखिए, आपके प्रत्येक शिफ्टों में अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक एक प्रश्नों को चुन चुन कर लिया है। ठीक है, और वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सिर्फ देखते रहिए, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनते रहना है। हम एक एक प्रश्नों को जो है 2 से 3 बार रिपीट करते हैं, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। अगला प्रश्न है आपका कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो देखिए, जो 61 वाला यानी 61वां संविधान संशोधन है, जो कि 1989 में किया गया था, इसी के संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है। यानी भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी संसूची है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है। तो देखिए, 11वीं सूची है। कौन सी? 11वीं सूची। अगला प्रश्न है आपका, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। देखिए, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का वह ग्रह जो मीथेन गैस की अधिकता के कारण धुंधले हरे रंग का नजर आता है। यानी सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो मीथेन गैस के कारण धुंधले हरे रंग का नजर आता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वरुण है। कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो देखिए, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होते हैं। तो देखिए, सूर्य, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह, ये तीनों जो हैं सौर मंडल में शामिल होते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। आकार के हिसाब से सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। बुध आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है। तो देखिए, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन लगता है। अगला प्रश्न है आपका, शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करता है। तो देखिए, जो शनि ग्रह है ये सूर्य की परिक्रमा 29.45 यानी 29.45 दिन में कंप्लीट कर लेता है। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो देखिए, जो सूर्य का प्रकाश होता है हमारा, इसको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। कितना समय? पृथ्वी को सूर्य की प्रकाश को जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थित है। तो देखिए, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण। ठीक है, कौन सा? वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। देखिए, यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए गए ये सभी आपके आर्मी के लिए ही स्पेशल लिए गए हैं। तो देखिए, किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। और आप ध्यान रखिए कि पृथ्वी भी एक ग्रह है।
ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो देखिए, अब जब उपग्रह आपसे सबसे बड़ा पूछा जाए तब आपका राइट आंसर होना चाहिए गैनीमीड। अगला प्रश्न है आपका, किस ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है? तो बृहस्पति का सबसे अधिक उपग्रह है। अगला प्रश्न है आपका, किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास अपना उपग्रह नहीं है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है? तो अरुण और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर जो है परिक्रमा करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वर्ष 1969 ईस्वी में। ठीक है, वर्ष 1969 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो देखिए, जो भारत का पहला उपग्रह है यह आर्यभट्ट है। और यह आपकी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तब आपका राइट आंसर होना चाहिए आर्यभट्ट। अभी आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर आज 125 प्रश्नों को आपने कराया है, इसके पहले 105 प्रश्नों को कराया है, नेक्स्ट डे आप 200 प्रश्न कराएंगे, तो इन सभी प्रश्नों को कैसे हम याद रखेंगे? तो देखिए, इनको आपको रटना नहीं है, ना याद करना है। हम 2-3 बार इसलिए प्रश्नों को रिपीट करते हैं कि जब आप किसी प्रश्न को बार बार सुनते हैं तो वो दिमाग में हमारे सेव हो जाता है एक तरह से। तो जब आपको प्रश्न वहां पर दिया जाएगा आपके एग्जाम में, आप प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद जब आप आंसर देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसका राइट आंसर पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि 105 प्रश्न हमेशा याद रहेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे और आपको प्रश्न दिया जाएगा और उसका ऑप्शन जब आपको बताया जाएगा तो आप ऑटोमेटिक जो उसका राइट आंसर कर देंगे, क्योंकि चीज़ें आपको दिमाग में याद रहती हैं, लेकिन बिना ऑप्शन के आप उसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब ऑप्शन देखेंगे तब आप उसका तुरंत राइट आंसर कर देंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो देखिए, एक होता है मैटसेट उपग्रह। मैटसेट उपग्रह जो है यह भारत का सबसे पहला मौसम उपग्रह था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था? तो देखिए, भारत ने जो अपना पहला उपग्रह भेजा था अंतरिक्ष में, यह रूस की सहायता से भेजा था। ठीक है, अब तो भारत जो है खुद भेजने लगा है, लेकिन इसने सबसे पहले जो है रूस की मदद से भेजा था। अगला प्रश्न है आपका, भारत में चंद्रयान फर्स्ट को किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो देखिए, सन 2008 में भारत ने चंद्रयान फर्स्ट को अंतरिक्ष में भेजा था। अगला प्रश्न है आपका, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है, भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जिसे ISRO कहते हैं। देखिए, आपसे एग्जाम में सबसे फर्स्ट सुनिए कि आपको एग्जाम में ISRO का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। अभी कल की ही शिफ्ट में, यानी 22 की शिफ्ट में ही पूछा गया है कि ISRO का फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए, ISRO का फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। अब इसी चीज का मुख्यालय आपसे पूछा गया है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ISRO का मुख्यालय जो है यह बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO की स्थापना कब हुई थी? तो ISRO की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। ISRO की स्थापना वर्ष 1969 ईस्वी में की गई और इसका मुख्यालय जो है यह बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य तथा पृथ्वी की न्यूनतम दूरी किस तिथि को मापी गई थी? तब आपका राइट आंसर होगा 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, मतलब सबसे कम दूरी मापी गई थी। अगला प्रश्न है आपका, अपसौर की स्थिति किस दिन होता है? एक होता है अपसौर की स्थिति, यह किस दिन होता है? तो यह 4 जुलाई को होता है। दोस्तों, यह आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसको आप छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है आपका, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है यह 111 यानी 111 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है आपका, एक देशांतर रेखा की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। एक देशांतर रेखा की दूरी तय करने में 4 मिनट लगता है। अगला प्रश्न है आपका, वसंत विषुव की स्थिति कब होती है? तो देखिए, जो वसंत विषुव की स्थिति है यह 21 मार्च को होती है। अगला प्रश्न है आपका, चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है? यह भी प्रश्न अभी हाल ही में आपके एग्जाम में पूछा गया 21 को सेकंड शिफ्ट में कि चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है। तो देखिए, चंद्र ग्रहण जो है यह पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? पूर्णिमा को लगता है। अगला प्रश्न है आपका,
भारत का मानक समय जिसे ग्रीनविच कहते हैं रेखा से कितना घंटा आगे है? भारत का जो मानक समय है यह ग्रीनविच रेखा से कितना घंटे आगे है? तब इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5.30 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जो भारत का मानक समय है यह ग्रीनविच रेखा से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भूपर्पटी में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो पृथ्वी की हमारी आंतरिक संरचना है इसकी भूपर्पटी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका सिलिका। देखिए यहाँ से और अधिक अब इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो देखिए जो पृथ्वी का केंद्र है उसमें निकिल नामक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा? निकिल नामक पदार्थ। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता है? पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता है? तो इसका राइट आंसर है आपका सिलिकॉन की बहुलता है। ठीक है, पृथ्वी की रचना में सिलिकॉन की बहुलता है। और पृथ्वी के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है या फिर कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो निकिल पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, स्लेट किस चट्टान का मूल रूप है? तो जो स्लेट होता है यह आग्नेय चट्टान का मूल रूप होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला पदार्थ कौन सा है? देखिए जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ निकलता है? तो राख निकलता है। ठीक है, ज्वालामुखी फटने पर उसमें सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाला पदार्थ कौन सा है? राख है। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो इसको आपको याद रखना है कि 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है और वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा जो है नाइट्रोजन की है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं वायुमंडल के किस मंडल में घटित होती हैं? जो मौसम संबंधी सभी घटनाएं हैं ये वायुमंडल के किस मंडल में घटित होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो देखिए जो ओजोन परत है यह वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों यदि आपको प्रश्न न समझ में आ रहे हो तो आप इसके पहले की वीडियो देखिए जिसमें 105 प्रश्नों को हमने डाला है। उसमें हमने साइंस के अधिक प्रश्न और जीके के, उसके बाद अब आपकी बारी आई थी कि पॉलिटी यानी जो अनुच्छेद से संबंधित है, उसके बाद आपके सौरमंडलों से संबंधित था, अब भूगोल के प्रश्न चल रहे हैं। इसी तरह से क्रम से प्रश्न चलेगा। तो अभी तक जिन्होंने पहली वीडियो को नहीं देखा है सभी भैया बहन पहली वीडियो को जरूर देखें। यदि आपको वीडियो ना मिल रही हो तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां पर हमने बनाया है कि आर्मी अग्निवीर 2023 स्पेशल तैयारी करें। आर्मी अग्निवीर 2023 एग्जाम स्पेशल तैयारी करें, इसी नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई है। उस प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, आपको प्रत्येक वीडियो शुरू से एकदम मिल जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल की किस परत यानी मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है? वायुमंडल की कौन सी मंडल है या फिर किस परत पर जो है ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है? यानी जितना ऊंचाई पर आप जाएंगे उतना तापमान कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका समताप मंडल में। समताप मंडल में जितना आप अधिक ऊंचाई पर जाएंगे उतना उसका तापमान कम होता जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि ठंडी स्थानीय पवन कौन सी है? ठंडी स्थानीय पवन कौन सी है? तो बोरा इसका नाम है। अगला प्रश्न है आपका, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो देखिए अंध महाद्वीप जो है ये अफ्रीका को कहा जाता है। देखिए आपसे एग्जाम में यदि ये प्रश्न बन जाएगा अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, तो हो सकता है 99% बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न को सुने ना हो। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना, अंध महाद्वीप जो है अफ्रीका को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि एंडीज पर्वतमाला, देखिए पर्वतमालाओं से संबंधित प्रश्न है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ अवस्थित है? तो यह दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है कि माउंट इल्बर्ट माउंट इल्बर्ट किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? देखिए यहां से प्रश्न तो जरूर पूछे जाएंगे। माउंट इल्बर्ट किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है आपका, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो देखिए जो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है किलिमंजारो, और किलिमंजारो आपके प्रश्न में पूछा जा चुका है, यानी आपके एग्जाम में यह एक बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो K2 है। कौन सी है?
K2। इसका नाम ध्यान रखेंगे कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 होती है। अगला प्रश्न है आपका, माउंट मैकिनले कहाँ अवस्थित है? तो देखिए जो माउंट मैकिनले है यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। दोस्तों आप लोग एक चीज़ ध्यान से सुनिए कि जब एग्जाम को थोड़ा सरल बनाया जाता है तब आपसे पूछेंगे कि विश्व की जब जो है पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या फिर विश्व की सबसे लास्ट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, ऐसे पूछेंगे। लेकिन जब प्रश्न को थोड़ा डीपली बनाया जाता है, थोड़ा हार्ड बनाया जा सकता है जिसे कहते हैं आप, तब आपसे पूछेंगे कि विश्व की दूसरी कौन सी है, विश्व की तीसरी, इसीलिए हमने यहाँ पर दूसरी भी आपको कंफर्म करा दी है K2 को। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना। अगला प्रश्न है आपका कि आल्पस पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो देखिए जो आल्पस पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लांक। कौन सी? माउंट ब्लांक। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी चोटी ज्वालामुखी अपक्रिया के लिए विख्यात है? तो किलिमंजारो, यह ज्वालामुखी अपक्रिया के लिए विख्यात है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटती रहती है। अगला प्रश्न है आपका, एकांकागुआ की चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो यह एंडीज पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, किलिमंजारो पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है? तो यह तंजानिया में स्थित है। जो किलिमंजारो पर्वत चोटी है जिसमें ज्वालामुखी अपक्रिया के लिए विख्यात है जो, वह तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि अनातोलिया का पठार कहाँ अवस्थित है? जो अनातोलिया का पठार है यह कहाँ पर स्थित है? तब इसका आपका राइट आंसर होगा तुर्की में स्थित है। कहाँ पर? तुर्की में। अगला प्रश्न है आपका, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? देखिए जो प्रश्न आपको बताया जाए आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस प्रश्न को हमने देखा नहीं है, बट यही आपका सिलेबस है जिसको आप नहीं पढ़ के जा पा रहे थे, तो आपको लग रहा था कि हमारा एग्जाम जो है हार्ड हो। अब इसी टाइप से आपसे नेक्स्ट जो है आपका शिफ्ट में प्रश्न होने वाले हैं, इसी टाइप से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए। देखिए अगला प्रश्न है आपका, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। जो कालाहारी मरुस्थल है यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, तकलामाकन, क्या? तकलामाकन मरुस्थल विश्व के किस देश में स्थित है? तो देखिए जो तकलामाकन मरुस्थल है यह चीन में स्थित है। कहाँ पर? चीन में। अगला प्रश्न है आपका, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? देखिए इंपॉर्टेंट है, तो गोबी मरुस्थल जो है यह मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पर? मंगोलिया में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिए गए, भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल। तो देखिए जो भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल है वह है थार का मरुस्थल। ठीक है, भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल कौन सा है? तो थार का मरुस्थल है। अब देखिए सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह आपके एग्जाम में 21 को सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। कौन सी? नील नदी सबसे लंबी नदी है। अगला देखिए, अमेजन नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, या फिर अमेजन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका एंडीज पर्वत। जो अमेजन नदी है यह एंडीज पर्वत से निकलती है। कहाँ से? एंडीज पर्वत से निकलती है। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, नील नदी कहाँ पर गिरती है? यानी जो सबसे लंबी नदी है यह कहाँ पर गिरती है? तो यह भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। नील नदी भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि एशिया की बड़ी नदी मीकांग का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जो एशिया की बड़ी नदी है मीकांग, इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। कहाँ? मानसरोवर झील में। अगला प्रश्न है आपका, कील नहर विश्व के किस देश में अवस्थित है? तो देखिए जो कील नहर है यह जर्मनी में स्थित है। कहाँ पर? जर्मनी में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? कौन सी? पोतवाहक नहर। तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है स्वेज नहर। स्वेज नहर का नाम सभी लोग सुने होंगे। तो विश्व की सबसे बड़ी जो है पोतवाहक नहर है स्वेज नहर। देखिए आपसे एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, या फिर ठीक है तब तो आप बता देंगे कि स्वेज नहर है। इसी प्रश्न को इस टाइप से पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो आपका राइट आंसर तब वहां पर होना चाहिए स्वेज नहर। देखिए प्रश्न आपसे वही पूछा जाता है, बस प्रश्नों को पूछने का तरीका बदल दिया जाता है, जिससे हमें क्या लगता है कि हमारे जो एग्जाम हुए हैं उसमें सभी प्रश्न जो हैं कठिन पूछे गए थे। ठीक है, इसीलिए हम करेंगे कि एक एक प्रश्नों को आप ध्यान से देखते रहिए। आपको याद नहीं होगा इसका आप परेशान मत होइए। परेशान याद होने के लिए जब आप एग्जाम में बैठेंगे और प्रश्नों को देखेंगे और उनका जब आप चारों ऑप्शन एक बार देख लेंगे, आपको ऑटोमेटिक तुरंत ही याद आ जाएगा कि हाँ इस प्रश्न का यही राइट आंसर बताया गया था हमको। अगला प्रश्न है आपका, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो देखिए जो स्वेज नहर है, अभी हमने यहाँ बताया कि विश्व की बड़ी पोतवाहक नहर स्वेज नहर है, और ये जो स्वेज नहर है यह भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है।
सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ग्रेट साल्ट झील, कौन सी? ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में स्थित है ग्रेट साल्ट झील। अगला प्रश्न है आपका, विश्व की सबसे गहरी झील। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तब आपका राइट आंसर होगा बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला प्रश्न है आपका, एंजल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो देखिए जो एंजल जलप्रपात है वेनेजुएला में स्थित है। और अगला है आपका, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो देखिए एंजल तो आपका वेनेजुएला में हुआ, लेकिन नियाग्रा जो है यह कनाडा में स्थित है। कहाँ पर? कनाडा में। देखिए अलग अलग है, दोनों को अलग अलग नाम याद करिए। एंजल पूछा जाए तो वेनेजुएला, इसमें भी ल लास्ट में आ रहा है, इसमें भी ल लास्ट में है, लेकिन नियाग्रा का कनाडा होगा। ठीक है, इसमें कोई संबंध नहीं है दोनों में। इसी तरह से याद रखिए, एंजल और वेनेजुएला, नियाग्रा का कनाडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? या फिर अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो किलिमंजारो है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज किस महाद्वीप पे स्थित है? जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है तो कौन सी थी? एंडीज थी। और वही पूछा जा रहा है कि यह किस महाद्वीप पे स्थित है? तब आपका राइट आंसर होगा दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है यह कर्नाटक यानी हुबली रेलवे स्टेशन है। कौन सा? यह कर्नाटक में स्थित है, जिसका नाम है हुबली रेलवे स्टेशन। यह विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है अभी तक। अगला प्रश्न देखिए आपको दिया गया है कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो देखिए विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति यह तो सभी को पता होगी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और यह प्रश्न लगभग अभी आपका सिर्फ एग्जाम 4 से 5 दिनों से चल रहा है और यह 4 से 5 शिफ्टों में पूछा गया है। स्टैचू से प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। अब देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सर्वाधिक सीमाओं वाला देश, यानी ऐसा कौन सा देश है जो सबसे अधिक सीमाओं से लगता है? तो ऐसा देश है चीन। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चीन है। और देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ से आपसे जरूर प्रश्न बनेंगे, प्रश्नों को ध्यान से सुनते रहिए। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो देखिए प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तब आपका राइट आंसर होगा रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड होगा। जब सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो ग्रीनलैंड। और जब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो रूस। और वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में जब आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तब आपका अब राइट आंसर होगा भारत। इसके पहले चीन था, अब चीन को पछाड़कर भारत नंबर 1 पर आ गया है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो देखिए रो नदी करके है। कौन सी? रो नदी, जो कि विश्व की सबसे छोटी नदी है। अगला प्रश्न आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसको जरूर याद रखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए अब दूसरा न होकर के अब आपका कौन सा हो गया है? पहला हो गया है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के कुल कितने भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से पहला देश बन गया है और भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कर्क रेखा पर भारत का कौन सा शहर स्थित है? तो देखिए जो कर्क रेखा है इस पर भारत का रांची नामक शहर स्थित है। कौन सा शहर? रांची शहर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? तो देखिए जो भारत का सबसे बड़े मरुस्थलीय राज्य पूछा गया है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है?
भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का मानक समय यानी 82 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरता है? देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। भारत का जो मानक समय है 82 डिग्री, इसको 1/2 जो है इसी को बोलते हैं कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरता है? तो यह इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद की नैनी से, जिसका नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। देखिए आपका आर्मी का एग्जाम है, उसी की दृष्टि से ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा लगती है? देखिए जब सबसे लंबी सीमा पूछा जाए तब आपका होना चाहिए बांग्लादेश, जब सबसे कम पूछा जाए तो अफगानिस्तान। यानी जिसका छोटा नाम है वह सबसे अधिक सीमा लगती है उससे, जिसका बड़ा नाम है उससे सबसे कम सीमा लगती है। ठीक है। तो देखिए बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है भारत की, और अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा रेखा लगती है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? देखिए अभी कुछ भैया बहन ऐसे होंगे जिनको इसका आंसर लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश। जैसे इसी को हम ऑप्शन के हिसाब से पूछते तो कुछ लोग ऑप्शन में उत्तर प्रदेश को जरूर बताते, लेकिन देखिए क्षेत्रफल के अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न है आपका, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो यह हिमालय श्रेणी में स्थित है। जो नंगा पर्वत चोटी है यह हिमालय श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है यह 8,848.86 मीटर है। आपके एग्जाम में 8,848 किलोमीटर ही दिया जाएगा, सॉरी मीटर है। अगला प्रश्न है आपका कि नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। जो नंदा देवी पर्वत चोटी है तो सभी को पता है कि यह उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, कंचनजंगा सेकंड चोटी किस पर्वत पर स्थित है? तो यह काराकोरम रेंज। कंचनजंगा सेकंड चोटी किस पर्वत पर स्थित है? तो यह काराकोरम रेंज में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है? देखिए जब कंचनजंगा पर्वत चोटी पूछी जाए तब सिक्किम में स्थित है भारत के। कहाँ पर? सिक्किम में स्थित है। लेकिन जब पूछा जाए कंचनजंगा 2 कहाँ पर स्थित है तब काराकोरम होना चाहिए। जब एग्जाम आपसे डीपली पूछेंगे या हार्ड पूछेंगे तब आपसे कंचनजंगा सेकंड पूछेंगे, और जब एग्जाम नॉर्मल बनाया जाएगा तब आपसे कंचनजंगा सिर्फ ही सिर्फ पूछेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए जो जोजिला दर्रा है यह लद्दाख में स्थित है। पहले यह जम्मू कश्मीर से था, अब यह लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में है? कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो नाथुला एवं जयलेपला। कौन सा? नाथुला एवं जयलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए जो हमारी नर्मदा नदी है इनका उद्गम स्थल अमरकंटक से है, और यह आपके 20 अप्रैल को ये शायद सेकंड या थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो उसका आंसर हमने बताया था कि अमरकंटक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? तो गोदावरी को। भारत की गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो देखिए भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी नूली है। कौन सी? लूनी। अगला प्रश्न है आपका, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए जो चंबल नदी है इसका उद्गम स्थल है जाना पाव पहाड़ी। चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? जाना पाव पहाड़ी यानी मऊ में। अगला प्रश्न है आपका, चिल्ला झील। कौन सी? चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो जो चिल्का झील है यह भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लोकटक झील हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जोग जलप्रपात। कौन सा? जोग जलप्रपात यानी कावेरी नदी पर स्थित है, किस नदी पर अवस्थित है? जो जोग जलप्रपात है यह किस नदी पर स्थित है? तो यह शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, शिवसमुद्रम। कौन सा? शिवसमुद्रम जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो देखिए जो शिवसमुद्रम है यह कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोनार झील भारत के किस राज्य में है? तो जो लोनार झील है यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। फिर से सुनिए, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, लैगून झील। कौन सी? लैगून झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह केरल में स्थित है। लैगून झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह केरल में स्थित है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है दोस्तों,
प्रश्नों को देखने से पहले आप समझिए कि आपका जो करंट अफेयर है, हम प्रत्येक दिन करंट अफेयर की सुबह 8 बजे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि आप उस करंट अफेयर को पढ़कर जाते हैं तो आपको वहीं से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, प्रतिदिन सुबह 8 बजे करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की जाती है, जिसमें हम आपको प्रश्नों को एकदम विस्तार पूर्वक बताते हैं। और वहाँ पर हम प्रत्येक राज्यों की राजधानी, मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यपाल कौन है, वहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर कौन सा टाइगर रिजर्व है, इस टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्नों को बताते हैं। किस देश की कौन सी मुद्रा है, यानी एक एक चीज़ों को जो है वहाँ पर डिस्कस किया जाता है विस्तार से। वीडियो मात्र 10 मिनट की होती है, लेकिन उसमें एक एक प्रश्नों को विस्तार से डिस्कस किया जाता है। इसलिए जितने भी अब इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम देने के लिए, एग्जाम देने से पहले जो है, या फिर एग्जाम कोई भी एग्जाम आप देने के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर की वीडियो जरूर देख कर जाएं। अगला प्रश्न है आपका, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, जो हुंडरू जलप्रपात है ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कहां पर? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में उकाऊ सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, भारत में जो उकाऊ सिंचाई परियोजना है यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है और यह कृष्णा नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है और यह आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भाखड़ा नांगल सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? जो हमारी भाखड़ा नांगल सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना है, ये किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो यह सतलुज नदी से जल प्राप्त करती है, यानी सतलुज नदी से आकर इसमें जल जो है गिरता है। अगला प्रश्न है आपका, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह चिनाब नदी पर स्थित है। किस पर? चिनाब। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि चिनाब नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है, तब आपका राइट आंसर होना चाहिए दुलहस्ती परियोजना। अगला प्रश्न है आपका, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, जो इडुक्की परियोजना है ये पेरियार नदी में स्थित है। दोस्तों, कुछ भैया बहन ऐसे होंगे जो भी इन परियोजनाओं का नाम नहीं सुने होंगे, और जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि प्रश्न बहुत हार्ड पूछा जा रहा है या फिर हमारे सिलेबस के बाहर पूछा जा रहा है, यानी आउट ऑफ सिलेबस पूछा जा रहा है। तो देखिए, प्रॉब्लम ये होती है कि आपको सही सिलेबस पढ़ाया नहीं जाता है, बच्चों को सही सिलेबस न पढ़ाया जाता है, जिसके कारण वो एग्जाम में परेशान होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप सही सिलेबस को पढ़िए, जिसको हम आपको प्रतिदिन पढ़ा रहे हैं। और जो भी वीडियो नहीं देखें, सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर आप सेकंड वीडियो देखिए, इसी क्रम से प्रतिदिन आपको वीडियो मिलती रहेगी। अगला प्रश्न है आपका, निजाम सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए, जो निजाम सागर बहुउद्देशीय परियोजना है यह तेलंगाना यानी मंजीरा नदी पर स्थित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, जो टिहरी बांध परियोजना है यह भागीरथी नदी पर स्थित है और यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो हीराकुंड बांध परियोजना है यह हमारी महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए, जो श्वेत क्रांति है हमारा, इसका दूध से, किससे? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। फिर से प्रश्नों को समझिए, दुग्ध उत्पादन का संबंध, यानी दुग्ध उत्पादन का जो संबंध है यह श्वेत क्रांति से है। अब चलिए हम लोग और भी इसी तरह क्रांतियां देखते हैं। एक थी आपकी लाल क्रांति। तो देखिए, लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो टमाटर और मांस से है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो टमाटर और मांस से है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, काली क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए, जो काली क्रांति थी इसका संबंध कोयला उत्पादक से है। ठीक है, काली क्रांति की संबंध कोयला उत्पादक से है। अगला प्रश्न है आपका, उर्वरक क्षेत्र में आशातीत उत्पादन से संबंधित क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, हमने यहाँ पर प्रश्नों को लिखा है, फिर से टाइप हो गया है प्रश्न वही कि उर्वरक क्षेत्र में आशातीत उत्पाद से संबंधित क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे धूसर क्रांति से जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए, जो हमारी रजत क्रांति है इसका संबंध अंडा उत्पादन से है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 है। कौन सा? NH44। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, जो पूर्व रेलवे है इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तब आपका राइट आंसर होगा हाजीपुर। देखिए, जब पूछे पूर्व रेलवे का मुख्यालय तब कोलकाता, लेकिन जब पूछे पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय तब हाजीपुर। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक है, जो कि सबसे तेज चलती है।
अगला प्रश्न है आपका, देश में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? देश में सबसे अधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो एक है विवेक एक्सप्रेस करके। कौन सी? विवेक एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है आपका, देखिए आपको अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट का विस्तार कहाँ से है? जो राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो यह सादिया से धुबरी तक है। फर्स्ट आपकी इलाहाबाद से हल्दिया तक, सेकंड आपकी सादिया से धुबरी तक। अगला है, राष्ट्रीय जल मार्ग फर्स्ट की लंबाई कितनी है? देखिए अभी तक अब क्या है, फर्स्ट की लंबाई पूछ रहा है, तब 1620 किलोमीटर। कितना? 1620 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है कि पारादीप, कौन सा? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह ओडिशा में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह। देखिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा थोड़ा आपके लिए, क्योंकि ये प्रकृति से संबंधित है। तो देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमारी 125 प्लस यानी यहाँ पर 130 प्रश्नों को लिया गया है। 130 प्रश्नों की लिस्ट समाप्त होती हुई इसी के साथ जो है हमारा एमपी पटवारी के लिए जो स्पेशल वीडियो या फिर क्लास चलाई जा रही है उसकी सेकंड वीडियो यहाँ पर समाप्त हुई। सभी लोग फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें और अभी जिनका एग्जाम नहीं हुआ है जितनी वीडियो अपलोड की गई हैं सभी वीडियो को देखें और आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका सभी सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। यदि आपको रीजनिंग और मैथ में भी प्रॉब्लम हो रही है, रीजनिंग और मैथ आपकी नहीं कंप्लीट हो पाई है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में उसके लिए ज़रूर बताएं कि हाँ सर आप जो है रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन कराए, तब हम आपको प्रत्येक दिन जो है सुबह में 25 रीजनिंग के और 25 मैथ के प्रश्न कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में ही पूछे जाएंगे। जैसे आप इसको देखे होंगे तब आपको लगा होगा कि जो चीज़ यहाँ पर आपको पढ़ाई जा रही हैं यही आपका जो है एग्जाम का सिलेबस है और यहीं से आपका प्रश्न भी बनेगा। इसी तरह हम आपको रीजनिंग और मैथ के भी प्रश्नों को कराएंगे। उसके लिए अधिक से अधिक लोगों को कमेंट करना है और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी मेहनत लग जाती है। इसलिए सभी लोग जो है ज़रूर कमेंट करना कि वीडियो आपको कैसी लगी, प्रश्न आपको कैसे लगे हैं, क्या ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। और इसी तरह आपको और भी वीडियो भी मिलती रहेगी। कल जो सीरीज आने वाली है उसमें लगभग आपको 200 प्लस प्रश्न मिलने वाले हैं या फिर 150 प्लस 150 से 200 प्रश्न मिलेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।